होके मायूस ना यूं शाम से ढलते रहिए, होके मायूस ना यूं शाम से ढलते रहिए, ज़िंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए। गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने पसंदीदा प्लेटफॉर्म क्वार्टरली क्लासेस द स्कूल ऑफ कोर एकेडमिक्स पर। मैं आपका बायोलॉजी एजुकेटर आप सभी लोगों का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में। और जैसे कि बायोलॉजी की पिछली हमारी सीरीज़ चली थी जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट टाइप के डिसिप्लिन्स डिस्कस किए थे, बायोलॉजी को और बेहतर तरीके से एलेबोरेट करके और ज़्यादा एक्सप्लोर करके हमने समझने की कोशिश करी कि लाइफ के वो कौन कौन से पर्सपेक्टिव्स हैं जिनकी स्टडी हमें करनी होती है और किन किन नज़रियों से, किन किन दृष्टिकोणों से जीवन को देखा जाता है। तो यदि किसी व्यक्ति की कोई समझ नहीं है इस विषय को लेकर, तो आई होप कि अब वो सीरीज़ देखने के बाद एक समझ विकसित हुई होगी और आप लोगों के इस दौरान कुछ फीडबैक भी आए हैं। मैक्सिमम तो आपके जो फीडबैक रहे हैं वो पॉजिटिव फीडबैक रहे हैं और कुछ जो फीडबैक रहे हैं वो हमारे लिए सजेस्टिव रहे हैं, जो कि हमारे अगली जो सीरीज़ होगी, अगले जो वीडियोज़ होंगे उनको इम्प्रूव करने में बहुत हेल्पफुल होंगे। तो सभी लोगों का उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल यहाँ पर जो कंटेंट हम लेकर चल रहे हैं वो नीट की अप्रोच के साथ लेकर चल रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें एनसीईआरटी को कवर करना है पूरा। हमारे जो 11th 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं उन पर भी फोकस हमें करके चलना है कि उनकी एकेडमिक्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो। बाकी जो ग्रेजुएट्स हैं अगर उनको भी कुछ हेल्प यहाँ से हो सकती है तो उसके लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ हर टॉपिक को या हर चैप्टर को एक जनरलाइज वे में करने की कोशिश करेंगे कि आप लोग, जो कि एक एरिस्टोटल ने पद्धति बताई थी स्टडी की, नोन टू अननोन, अज्ञात से ज्ञात की ओर अध्ययन करना, तो ऐसा प्रयास हम लोगों का रहेगा कि अगर आप पूरी कंसिस्टेंसी के साथ सारे वीडियोस को वॉच करते हैं तो आप ये पाएंगे कि आपको समझ में आ रहा है जो यहाँ बताया जा रहा है। फिलहाल आज की सीरीज़ में हम आपके लिए जो हमारा पूरा ओवरऑल सिलेबस है एक उसका ओवरव्यू देने वाले हैं और उसके साथ साथ जो हमारी फर्स्ट यूनिट है उसको हम यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं। और अगली जो हमारी वीडियो रहेगी उस वीडियो से फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट चैप्टर के साथ हम लोग स्टार्टिंग कर देंगे और फिर आप लोग अपनी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखिएगा। आप एक अच्छे लर्नर की तरह अगर यहाँ पर सारे वीडियोस को वॉच करेंगे, सारे वीडियोस को सुनेंगे ध्यान से और साथ में अगर आप अपने नोट्स भी प्रिपेयर करेंगे तो आप ये जान जाइए कि आपने जितना अभी तक जाना है बायोलॉजी को, आपको यहाँ से बहुत कुछ और जानने को मिलेगा। आप किसी भी तरीके से यहाँ से डिसअपॉइंटेड होकर नहीं जाएंगे। तो आज जो हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें चलना है। और भले ही जो रिसेंट ईयर्स में कुछ चैप्टर्स या कुछ यूनिट या कुछ टॉपिक्स को एलिमिनेट किया गया है, लेकिन हम यहाँ से कोई भी टॉपिक या कोई भी चैप्टर एलिमिनेट करने वाले नहीं हैं। हम सब डिस्कस करने वाले हैं, मोर देन रिक्वायरमेंट हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। और आपके लिए जो एसेंशियल कंटेंट है वो तो हमारी जो प्राथमिकता है, जो प्रायोरिटी है वो यही है कि आप यूनिट 4th प्लांट फिजियोलॉजी एंड यूनिट 5th इस ईयर की सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो ये वो 5 यूनिट हैं जो आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ने होते हैं। इनके अंदर फिर बहुत सारे चैप्टर्स हैं। अभी पूरे यूनिट्स को डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद जो 6 यूनिट आती है वो यूनिट है रिप्रोडक्शन। यूनिट 7 जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। यूनिट 8 बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। यूनिट
9 बायोटेक्नोलॉजी और हमारा फाइनल यूनिट है इकोलॉजी। तो बहुत अच्छे से देख लीजिए, ये 10 यूनिट हम लोगों को डिस्कस करने हैं। इनमें से जो पहले 5 यूनिट्स हैं, ये यूनिट आपके किस स्टैंडर्ड में आते हैं? क्लास 11th। और नेक्स्ट जो 5 यूनिट हैं ये किस स्टैंडर्ड में आते हैं? क्लास 12th। ठीक है, तो यूनिट्स यही रहेंगे। आप किसी भी बुक से पढ़ रहे होंगे चैप्टर्स अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है कि कहीं कहीं पर एक चैप्टर जो है पूरा कंटेंट एक चैप्टर में दे दिया जाए, कहीं पर 2 चैप्टर में, किसी बुक में 4 चैप्टर में हो सकता है, लेकिन उस कंटेंट के अंदर आने वाले जितने टॉपिक हैं वो सारे टॉपिक वही रहते हैं, सेम रहते हैं हर बुक के अंदर। तो ये कुल मिलाकर 10 यूनिट आपके हैं। डाइवर्सिटी इन दी लिविंग वर्ल्ड, जिसमें लिविंग वर्ल्ड की डाइवर्सिटी, लिविंग बींग्स के करैक्टर्स आपको पढ़ने होते हैं। उसके बाद अलग अलग जो ग्रुप हैं लिविंग बींग्स के, उनके क्लासिफिकेशन पढ़ने होते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना होता है, प्लांट का और एनिमल्स का, दोनों का। सेल बायोलॉजी में आपको सेल की स्ट्रक्चर, उसके ऑर्गेनेलीज की स्ट्रक्चर पढ़नी होती है, सेल डिवीजन पढ़ने होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स पढ़ने हैं। प्लांट फिजियोलॉजी में प्लांट्स के अंदर होने वाली वाइटल एक्टिविटीज़, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, मिनरल एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपीरेशन, ये सारे प्रोसेस हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपको डाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है, उसके बाद रेस्पिरेशन है, सर्कुलेशन है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, सेंस ऑर्गन्स हैं, एक्सक्रीशन है, ये सब स्टडी करना है। तो ये 5 यूनिट्स होते हैं आपके फर्स्ट ईयर की यूनिट। अगले 5 यूनिट हैं आपके 12th के, जिनमें सबसे पहले रिप्रोडक्शन पढ़ना होता है प्लांट्स में, और ह्यूमन में रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसमें बहुत सारे वेनरल डिसीज़ पढ़ने होते हैं, और आपको असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी पढ़नी होती हैं। इसके अलावा जो कॉन्ट्रासेप्शन के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, स्ट्रेटजी होती हैं, उनको स्टडी करना है। उसके बाद जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिग्निफिकेंट यूनिट है और बहुत लंबा यूनिट है ये, जिसमें आपको इनहेरिटेंस पढ़ना है, वेरिएशन पढ़ना है, एवोल्यूशन के डिफरेंट लॉ पढ़ने हैं। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, कुल मिलाकर पूरा जो हमारा सेंट्रल पॉइंट है वो तो यही है, ह्यूमन वेलफेयर। ये सब कुछ हम पढ़ किसके लिए रहे हैं? मनुष्य के लिए। हमारे लिए क्या यूज़ है बायोलॉजी का? अगर कुछ यूज़ ना होता तो ये सब पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो जैसे हम ब्रांचेस में भी एक ब्रांच को डिस्कस किए थे, इकोनॉमिक बायोलॉजी। इसकी 2 ब्रांच होती हैं, इकोनॉमिक जूलॉजी एंड इकोनॉमिक बॉटनी। अगर कोई इकोनॉमिक यूज़ नहीं है प्लांट्स का और एनिमल्स का, तो फिर उनको स्टडी करने का कोई मतलब नहीं है। तो इसमें हमें वही पढ़ना होता है कि क्या क्या हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हमें प्रोवाइड कराते हैं हमारे एनिमल्स या प्लांट्स। बायोटेक्नोलॉजी में जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिसेंट ब्रांच है बिल्कुल, RDNA टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, उसको स्टडी करना है, और बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन। देन उसके बाद इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम की स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है। उसके साथ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को डिस्कस करना है, बायोडाइवर्सिटी और उसके जो हजार्ड्स हैं उनको डिस्कस करना है। और जो हमारे लिविंग बीइंग्स हैं, मेनली जो हमारे वनों में रहने वाले जीव हैं, उनको कैसे संरक्षित किया जा रहा है और किस हद तक उन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता है, वो सारी स्टडीज़ आपको इसके अंदर करनी है, इकोलॉजी के अंदर। तो आप लोग एक बार फिर से देख लें ये 10 यूनिट। और फिलहाल आज हम पूरा सिलेबस एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, आपके साथ पहली यूनिट एक्सप्लोर करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो से इस पहली यूनिट के पहले चैप्टर के साथ हम अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, सेल बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी एंड इकोलॉजी। आ जाते हैं अब हम आज के कंटेंट पर। तो आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं अपना सबसे पहला यूनिट, दैट इज डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे आप इसको। सबसे पहला जो टर्म इसमें लिखा हुआ है डाइवर्सिटी, इट मीन्स वेरिएशंस। और वेरिएशंस कहाँ? लिविंग वर्ल्ड में। जो जीवधारियों का संसार है, जीवों के विविध प्रकार के रूप, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ, इसको कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी। हम अपने चारों ओर देखते हैं, मेनली 2 फॉर्म हमें लाइफ के दिखाई देते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। लेकिन एनिमल्स में भी तो एक यूनिफॉर्मिटी तो नहीं है, एनिमल्स में भी बहुत सारे वैरायटीज़ दिखाई देते हैं। भले ही हम साइंस से रिलेटेड ना हो, लेकिन इतना तो हमारे अंदर कॉन्शियसनेस है कि अगर हमारे सामने 2 लिविंग एंटिटी हैं और उनमें कुछ डिसिमिलैरिटीज़ हैं,
तो कुछ स्टैंडर्ड हैं जिनके लिए हमें बुक्स से रीडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो हम उन्हें ऑब्जर्व करके भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। हम अपने चारों ओर देख रहे हैं डिफरेंट टाइप के मैमल्स पाए जा रहे हैं, बर्ड्स पाए जा रहे हैं, स्नेक्स पाए जा रहे हैं, फिशेस पाई जा रही हैं, इंसेक्ट पाए जा रहे हैं, लिजार्ड्स पाए जा रहे हैं, और भी बहुत सारे फॉर्म हैं जो एनिमल्स के फॉर्म में हैं, और बहुत सारे फॉर्म हैं जो प्लांट्स के फॉर्म में हैं, ग्रासेस हैं, हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं, ट्रीज़ हैं, क्लाइंबर्स हैं, और ट्रीज़ में भी डिफरेंट टाइप की ट्रीज़ हैं। किसी की हाइट बहुत ज़्यादा है, किसी की हाइट बहुत कम है, किसी की कैनोपी बहुत ज़्यादा फैलती है, किसी का जो ट्रंक जो स्टेम है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ करता है बहुत ज़्यादा वो लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ करता है, वो किसी में बहुत ज़्यादा लैटिट्यूडनल ग्रोथ होती है। तो ये डिफरेंट फॉर्म है, किसी की मॉर्फोलॉजी में डिफरेंस है, किसी की एनाटॉमी में डिफरेंस है, किसी की फिजियोलॉजी में डिफरेंस है, किसी की इकोलॉजी में डिफरेंस है, किसी की जेनेटिक्स में डिफरेंस है। यही तो सब ओवरऑल स्टडी है लाइफ की, तभी तो हमने इतने सारे डिसिप्लिन्स पढ़े हैं। लेकिन इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए ज़रा हम बिल्कुल शुरुआत में पहुँचते हैं। हम अगर अपने पूरे नेचर की बात करते हैं, पूरे कॉस्मॉस की बात करते हैं, और अंत में यदि हम किसी भी सब्सटेंस को या मैटर को तोड़ते चले जाएंगे तो उसकी जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट मिलेगी कि जिसको फिर आगे ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता है, वो क्या है? एटम। हमारे वेदांत की फिलॉसफी में भी ऐसा ही बताया गया है कि परमाणु जो है ना वो किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण है, और वास्तव में अगर एग्जिस्टेंस है किसी का, अस्तित्व किसी का है पदार्थ के रूप में, तो किसका अस्तित्व है? परमाणु का। तो एटम से मिलकर ही सब कुछ बना हुआ है। अल्टीमेटली जब ब्रेक डाउन हो जाएगा तो सब कुछ किस में बदल जाना है? एटम में। अब आप पीरियोडिक टेबल जब स्टडी करते हैं तो आप उसमें डिफरेंट फॉर्म ऑफ एटम्स देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स लिखे जा सकते हैं। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब की प्रॉपर्टीज़ क्या सेम होती हैं? नहीं ना। प्रॉपर्टीज़ के स्टैंडर्ड आप बहुत सारे डिसाइड कर सकते हैं इनमें, लाइक एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट, उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, उनकी डेंसिटी कितनी है, उसके बाद उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, उसकी अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसका कलर क्या है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो किसके साथ रिएक्शन करके कौन सा प्रोडक्ट बनाने की कैपेसिटी रखती है, और भी बहुत सारे स्टैंडर्ड हो सकते हैं केमिस्ट्री के लेवल पर। तो फिर हाइड्रोजन की अपनी अलग प्रॉपर्टीज़ हैं जो हीलियम की नहीं है, लिथियम की अलग प्रॉपर्टीज़ हैं जो ना हाइड्रोजन की है ना हीलियम की, सोडियम की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं जो लिथियम की नहीं है, पोटेशियम की भी नहीं है, पोटेशियम, बेरिलियम, बोरॉन, सबकी अपनी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। हाँ, कुछ प्रॉपर्टीज सिमिलर हो सकती हैं, लेकिन एग्जैक्ट एक एटम की सारी प्रॉपर्टीज किसी दूसरे एटम से नहीं मिलती है। यानी बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनमें दो एलिमेंट या दो एटम्स एक दूसरे से वेरी करते हैं, यानी उनमें भी वेरिएशन पाया जा रहा है। तो ये बिल्कुल हम कितने लेवल की बात कर रहे हैं? एलिमेंट्री लेवल की बात कर रहे हैं। अभी लाइफ भी नहीं बना है, अभी लाइफ की भी बात नहीं हो रही। अभी बात हम किस लेवल पर कर रहे हैं? केवल मैटर के लेवल पर। तो मैटर की जो अल्टीमेट यूनिट होती है वो यूनिट क्या है? एटम। और वो एटम में भी डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, और आप इससे एक स्टेप आगे जब बढ़ेंगे तो ये एटम्स मिलकर बनाते हैं मॉलिक्यूल्स। और सबसे पहले कैसे मॉलिक्यूल्स बनेंगे? सिंपल मॉलिक्यूल्स। सिंपल मॉलिक्यूल्स जैसे H2O, जैसे CO2, जैसे NH3, जैसे CH4। ये तो क्या हो गए? सिंपल मॉलिक्यूल्स में कंपाउंड्स हो गए हैं। अगर एलिमेंट्स की बात करेंगे N2 है, O2 है, Cl2 है, H2 है। तब H2 किससे बना है? दो हाइड्रोजन के मिलने से। Cl2 किससे बना है? दो क्लोरीन के मिलने से। O2 दो ऑक्सीजन के मिलने से। N2 दो नाइट्रोजन के मिलने से। तो जब नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज ऑक्सीजन से अलग थी तो नाइट्रोजन के मिलने से बनने वाला जो मॉलिक्यूल होगा या एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टीज भी अलग होंगी। ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन सबकी प्रॉपर्टीज अलग होंगी। और अगर हम बात कर लेते हैं सिंपल मॉलिक्यूल्स में किसकी? इन कंपाउंड्स की। बहुत सिंपल कंपाउंड्स कि जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो क्या रहता है? 2:1। इसमें कार्बन ऑक्सीजन का रेशो 1:2। इसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन का रेशो 1:3, और इसमें कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो 1:4। प्रोपोर्शन सब में अलग अलग है जो उनकी बेसिक यूनिट्स हैं उनका, तब फिर इनकी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होंगी। इसके बाद आगे बात करते हैं तो इनसे बनने वाले जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो कौन से मॉलिक्यूल्स होंगे?
कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में कौन से आ जाएंगे हमारे, जैसे एमिनो एसिड्स। तो एमिनो एसिड्स की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, क्योंकि एक एमिनो एसिड में एक अमीनो ग्रुप होगा और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। दूसरा क्या आ जाता है हमारा, फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं हमारे लिपिड के, ये लिपिड का फॉर्मेशन काम करते हैं। और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के मिलने से लिपिड का एक ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल बनता है, जिसमें 3 फैटी एसिड होते हैं और एक ग्लिसरॉल होता है और उनके बीच में एस्टर बॉन्ड होता है। इसके बाद आगे बात करते हैं मोनोसैकेराइड्स की। तो जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मिलने से बने होते हैं, CH2O का होल एन, ये इनका एम्पायरिकल फार्मूला होता है। तो इनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, फैटी एसिड ग्लिसरॉल की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, अमीनो एसिड की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। और इससे आगे बात करते हैं तो न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं जिनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। आगे चलकर यही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल क्या बनाएंगे, हमारे बायोमॉलिक्यूल। तो एमिनो एसिड के मिलने से क्या बनेगा, हो सकता कि उधर आपको ना दिखे इसलिए यही नीचे लिखते हैं, लेकिन ग्रीन से लिख देते हैं कि आप समझ सकें। एमिनो एसिड क्या बनाएंगे, प्रोटीन्स। फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, लिपिड। मोनोसैकेराइड क्या बनाएंगे, आपके पॉलीसैकेराइड। और न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाते हैं, हमारे न्यूक्लिक एसिड, दैट इज DNA एंड RNA। तो कहां से कहां तक पहुंचे, एटम, सिंपल मॉलिक्यूल, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, और देन ये क्या बन गए हमारे, ग्रीन कलर से क्या लिखे, ये सब के सब है बायोमॉलिक्यूल्स। क्यों बायोमॉलिक्यूल्स कहा जाता है, क्योंकि ये लिविंग बींग्स में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये लिविंग बींग्स के सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इन्हीं के इंटरेक्शंस से हमारा लाइफ चल रहा है। जितने भी लाइफ प्रोसेस है, जितनी भी वाइटल एक्टिविटीज़ हैं, वो सभी इन्हीं मॉलिक्यूल्स के कारण हो रही हैं। क्योंकि अगर आप एक लिविंग सेल के कंटेंट को निकाल कर उसका परसेंटेज निकालेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट इन्हीं 4 की होगी, प्रोटीन्स, लिपिड्स, पॉलीसैकेराइड्स, DNA एंड RNA, यही चारों मॉलिक्यूल। और यही मिलकर क्या बनाते हैं, हमारा प्रोटोप्लाज्म या हमारा सेल। अब इससे हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आप लोग समझ गए होंगे ये सब कि डाइवर्सिटी का लेवल एटम से स्टार्ट हुआ था, हम बायोमॉलिक्यूल तक आ गए हैं, और ये बायोमॉलिक्यूल ही मिलकर डिफरेंट प्रोपोर्शंस में मिलकर बनाते हैं हमारी सेल्स। देन सेल के आप पढ़े होंगे कि 2 टाइप्स होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मेनली देयर स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। चाहे तो नोट कर सकते हैं, एक साइंटिस्ट का नाम यहाँ पे बता देते हैं कि किसने डिवाइड किया था सेल को प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। उन साइंटिस्ट का नाम था एडवर्ड चैटन। बहुत आसानी से किसी बुक में नहीं मिलेगा। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक टर्म एडवर्ड चैटन का दिया हुआ है। न्यूक्लियस को बेसिस बनाया जाता है, इसके अलावा सेल ऑर्गेनेलीज भी कोई नहीं पाया जाता प्रोकैरियोट्स में एक्सेप्ट राइबोसोम। बाकी यूकैरियोट्स में सबके सब पाए जाते हैं क्योंकि ये ट्रू न्यूक्लियस वाली सेल होती है। तो ये दोनों जो सेल हैं इनमें भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। जैसे डिफरेंसेस क्या क्या है इनमें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, यहाँ प्रेजेंट है। न्यूक्लियोलस यहाँ एब्सेंट है, यहाँ प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया, ER, गोल्जी बॉडी, प्लास्टिड्स, लाइसोसोम सबके सब यहाँ एब्सेंट है, सबके सब यहाँ प्रेजेंट है। हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है, यहाँ हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है। तो ये बहुत सारे डिफरेंस है ना, और जब डिफरेंस है तो इसका मतलब क्या है, वेरिएशन। सेल के लेवल पर भी वेरिएशन है। और अब इससे एक स्टेप आप जब आगे बढ़ेंगे तो यूकैरियोटिक फॉर्म जो होते हैं वो फॉर्म 4 फॉर्म में पाए जाते हैं। प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर होते हैं, फंजाई मल्टी सेलुलर होते हैं। सेल वॉल पाई जाती है, लेकिन सेल वॉल काहे की बनी होती है, काइटिन की। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्लांटी आ जाते हैं, मल्टी सेलुलर है, सेल वॉल पाई जाती है, लेकिन किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। वेरिएशन तो है। और लास्ट ग्रुप एनिमेलिया, सेल वॉल पाई ही नहीं जाती, एब्सेंट होती है। केवल एक क्राइटेरिया लिया है, उसमें भी वेरिएशन है। दूसरा क्राइटेरिया कोई लेते तो उसमें भी वेरिएशन है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हम बात करने वाले थे डाइवर्सिटी की, डाइवर्सिटी इन दी लिविंग वर्ल्ड। और आपको लेकर चले हैं एटम के लेवल से हम ऑर्गेनिज्म के लेवल तक आ गए हैं। जब जिन एटम से मिलकर कोई सिंपल, कॉम्प्लेक्स और बायोमॉलिक्यूल्स और सेल्स बने हुए, जब उनमें वेरिएशन है तो उस लेवल से इस लेवल तक बनने वाले ऑर्गेनिज्म है तो उनमें क्यों वेरिएशन नहीं होगा। उनकी मॉर्फोलॉजी में भी वेरिएशन होगा, उनके एनाटॉमी में भी वेरिएशन होगा, फिजियोलॉजी में भी वेरिएशन होगा, उनकी लाइफ स्टाइल में भी वेरिएशन होगा, उनकी जेनेटिक्स में भी वेरिएशन होगा, उनकी टेक्सोनॉमी में भी वेरिएशन होगा।
यानी उनके बहुत सारे स्टैंडर्ड, बहुत सारे फीचर्स हैं जो वेरिएशंस को शो करते हैं और उन्हीं को हम कहते हैं डाइवर्सिटी। और ये डाइवर्सिटी लिविंग बीइंग्स में पाई जा रही है, इसीलिए इस डाइवर्सिटी को कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी। आई होप कि अब आप लोगों को बायोडाइवर्सिटी बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कि इस यूनिट के अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स में हम लोगों को वास्तव में क्या पढ़ना है। बायोडाइवर्सिटी से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को यह पढ़ना होगा कि लाइफ क्या है। लाइफ का कोई एक सिम्पटम नहीं होता है, बल्कि कई सारे सिम्पटम्स का एक क्लस्टर है जिसको हम लाइफ कह सकते हैं। सिंपली उसको डिफाइन कर पाना पॉसिबल नहीं है, ना ऐसी कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन है। आप इतना जान सकते हैं कि एक मैटर है जिसमें बहुत सारे वाइटल एक्टिविटीज़ हो रहे हैं जो किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं होते हैं, और उन्हीं को कलेक्टिव फॉर्म में हम लाइफ कहते हैं। तो कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए हमें यह जानना है कि जो प्रोसीजर लिविंग बीइंग्स में होते हैं वो नॉन लिविंग बीइंग्स में नहीं होते हैं। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप लोगों को इस यूनिट के अंदर सबसे पहले जो डिस्कस करना है वो यही पढ़ना है कि लिविंग बीइंग्स के फीचर्स कौन कौन से। इसमें बहुत सारे फीचर्स आपको पढ़ने होंगे, लाइक ग्रोथ है, सेलुलर स्ट्रक्चर है, प्रोटोप्लाज्म है, मेटाबॉलिज्म है, सेंसिटिविटी है, अडेप्टिबिलिटी है, कॉन्शियसनेस है, लाइफ साइकिल है, रिप्रोडक्शन है, एक्सक्रीशन है, न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, मूवमेंट है, और भी बहुत सारे स्टैंडर्ड हैं जिनके बेसिस पर हम किसी लिविंग बीइंग को किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से डिस्टिंग्विश करते हैं। सो सबसे पहले आपको ये स्टडी करना है। देन उसके बाद लाइफ के जो दो मेजर फॉर्म है, दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो आप लोगों को इन दोनों मेजर फॉर्म में क्या डिफरेंसेस हैं उन डिफरेंसेस को डिस्कस करना है। इसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर अब आपको पढ़ने होते हैं क्लासिफिकेशन के अलग अलग पैटर्न, जिसमें आप सबसे पहले पढ़ते हैं इनिशियल लेवल पर 2 किंगडम सिस्टम, जिसमें सारे ऑर्गेनिज्म को 2 किंगडम में डिवाइड कर दिया गया है, प्लांट्स एंड एनिमल्स। उसके बाद आता है 3 किंगडम सिस्टम, जिसमें एक और किंगडम हमारा ऐड हो जाता है जिसको कहते हैं प्रोटिस्टा। उसके बाद 4 किंगडम सिस्टम आता है जिसमें एक किंगडम और ऐड होता है, फंजाई। फाइनली वाइडली एक्सेप्टेड जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो आता है आर एच व्हिटेकर का, दैट इज 5 किंगडम सिस्टम, जिसमें पूरे लिविंग वर्ल्ड को डिवाइड कर दिया गया है 5 हमारे जो किंगडम है उनमें, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। उसके बाद भी कुछ सिस्टम आए, एक 6 किंगडम सिस्टम भी आया था जिसमें मोनेरा को 2 जगह डिवाइड किया गया था, आर्ची बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में। उसके बाद एक 3 डोमेन सिस्टम भी आया कार्ल वुश का, जिसमें उन्होंने सारे यूकैरियोट्स को रख दिया था यूकैरिया में, और बाकी मोनेरा के जो 2 पार्ट थे, एक को आर्की में रख दिया था और दूसरे को रख दिया था बैक्टीरिया में। तो 3 डोमेन वहाँ बने थे। ये क्लासिफिकेशन के पैटर्न हैं अलग अलग। क्लासिफिकेशन के 3 सिस्टम होते हैं। 3 सिस्टम कौन कौन से हैं जान लेते हैं थोड़ा सा। पहला सिस्टम है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम में हम क्या करते हैं, 1 या 2 स्टैंडर्ड को डिसाइड करते हैं और उनके बेसिस पर ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड कर देते हैं। लाइक कि ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट क्या है या ऑर्गेनिज्म का हमारे लिए यूज़ क्या है। जैसे प्लांट्स को क्लासिफाइड करना है तो हम कोई नेचुरल कैरेक्टर उनके ज़्यादा नहीं देख रहे हैं, केवल कितना देख रहे हैं कि कौन से प्लांट से हमें मेडिसिन मिलती है, तो उन सबको मेडिसिनल प्लांट की कैटेगरी में रख दिया है। किन से ऑयल मिलता है तो उन्हें ऑयल प्लांट की कैटेगरी में रख दिया है। किन से फाइबर्स मिलते हैं तो वह फाइबर वाली कैटेगरी में रख दिया है। वेजिटेबल, फ्रूट्स, पल्सेस, जिससे जो प्रोडक्ट मिलते हैं उन्हें वैसे ही कैटेगराइज कर दिया गया है। तो एक तो ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बेसिस पर। अदर हम क्लासिफाइड कर सकते हैं कि उनका हैबिटेट क्या है, कि एक्वाटिक हैं, अब एक्वाटिक है तो मैराइन है, कि फ्रेश वाटर हैं, टेरेस्ट्रियल हैं। टेरेस्ट्रियल हैं तो कैसी हैबिटेट में पाए जाते हैं, हाइड्रोफिटिक नेचर के हैं, जीरोफिटिक नेचर के हैं, मीजोफिटिक नेचर के हैं, हेलोफिटिक नेचर के हैं। तो इस बेसिस पर जो क्लासिफिकेशन किया जाता है वो आर्टिफिशियल है, बहुत साइंटिफिक क्लासिफिकेशन सिस्टम ये नहीं है। इसके बाद जो दूसरा क्लासिफिकेशन सिस्टम आता है वो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन सिस्टम है, दैट इज नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसमें ऑर्गेनिज्म की जो क्लासिफिकेशन की जाती है वो उनके बहुत सारे स्टैंडर्ड हैं उनको ध्यान में रखकर की जाती है, लाइक मॉर्फोलॉजी, सेल बायोलॉजी, हिस्टोलॉजी, एनाटॉमी। इसके अलावा उनका जो फिजियोलॉजी है, जो बायोकेमिस्ट्री है, जो टेक्सोनॉमी है, इकोलॉजी है, ऐसे बहुत सारे स्टैंडर्ड को हम डिसाइड करते हैं, उसके बाद क्लासिफाइड करते हैं, तो वो सिस्टम कहलाता है नेचुरल। और एक बहुत ही रिसेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम आया हुआ है जिसको कहते हैं हम
फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम में हम बहुत सारे स्टैंडर्ड तो लेकर चलते ही, एक एडवांस बात ये होती है कि इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासिफाइड किया जाता है कि ऑर्गेनिज्म किस सीरीज में इवॉल्व हुए हैं, यानी जिनका ओरिजिन पहले हुआ है उनको पहले रखा जाएगा, जिनमें सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन उनको पहले रखा जाएगा। जैसे जैसे लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इनहेंस करता है, इंक्रीज करता जाता है, वैसे वैसे हमारा ऑर्डर बढ़ता चला जाता है, तो वो क्लासिफिकेशन सिस्टम कहलाता है फाइलोजेनेटिक। तो फिलहाल आपको ये तीनों सिस्टम पढ़ने होंगे। इसके बाद अब हमने जो बात करी है ना किस सिस्टम की, 5 किंगडम सिस्टम। आपको पूरे सिलेबस में जब तक टैक्सोनॉमी को पढ़ना है आपको यही 5 सिस्टम फॉलो करने हैं। इनका एक ओवरऑल व्यू यहीं लेने वाले हैं साथ में। सबसे पहले आपको कौन सा बताया है, किंगडम मोनेरा। दूसरा किंगडम हमारा आ जाता है प्रोटिस्टा। तीसरा किंगडम हमारा आ जाता है फंजाई। चौथा किंगडम आपका आ जाता है प्लांटी। पांचवा किंगडम आपका आ जाता है एनिमेलिया। ये कुल मिलाकर 5 किंगडम है जिनको हमें स्टडी करना है। शुरू करते हैं हम मोनेरा से। मोनेरन्स कैसे ऑर्गेनिज्म है, दैट इज यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। बस 2 शब्दों में इसका डेफिनेशन हो गया। सारे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स मोनेरन्स कहलाते हैं। इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया को पढ़ना होगा आपको, देन साइनोबैक्टीरिया को पढ़ना होगा, आर्ची बैक्टीरिया को पढ़ना होगा और माइकोप्लाज्मा को पढ़ना होगा। इतने फॉर्म आप लोगों को इसमें स्टडी करने होंगे। बैक्टीरिया में आपको क्या पढ़ना होगा, बैक्टीरियल सेल की स्ट्रक्चर, बैक्टीरिया में डिफरेंट टाइप के जो शेप्स पाए जाते हैं उनको पढ़ना है। बैक्टीरिया में लोकोमोशन या फ्लैजिलेशन पढ़ना होता है कि फ्लैजिला का डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप से है। बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन किस टाइप से होता है ये पढ़ना होता है। उसके बाद बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन के कितने मेथड हैं, वेजिटेटिव कितने प्रकार से होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल नहीं होगा, सेक्सुअल की जगह पर क्या होगा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। और बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, कौन से बैक्टीरिया यूजफुल हैं, मेडिसिन से मिलती हैं, किनकी कॉटन इंडस्ट्री में यूज़ है, टोबैको इंडस्ट्री में यूज़ है, टी इंडस्ट्री में यूज़ है, और किन से हमें एंटीबायोटिक्स मिलते हैं। इसके अलावा हार्मफुल बैक्टीरिया ह्यूमन में, प्लांट्स में और एनिमल्स में कौन कौन से बैक्टीरिया डिसीज कॉज करते हैं, तो उन सबको आपको स्टडी करना है बैक्टीरिया के अंदर। तो सबसे लार्ज पोर्शन यही रहेगा आपका मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया का। उसके बाद आपको पढ़ना है साइनोबैक्टीरिया, जिनको हम और क्या कहते हैं, इनको BGA भी कहा जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है ना। तो इसमें आपको साइनोबैक्टीरिया की सेल स्ट्रक्चर पढ़ना है, इनका हैबिटेट पढ़ना है, नेचर पढ़ना है, इनका रिप्रोडक्शन का मेथड पढ़ना है। एक ही टॉपिक के अंदर होगा आपका सब। आर्ची बैक्टीरिया ये लाइफ का बिल्कुल ही एक्सक्लूसिव फॉर्म है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर पर भी सर्वाइव कर लेते हैं, बहुत लो टेम्परेचर पर भी सर्वाइव कर लेते हैं, बहुत सैलाइन हैबिटेट, एक्सट्रीमली एसिटिक हैबिटेट, ऐसी सिचुएशंस में सर्वाइव कर लेते हैं जिन सिचुएशंस में किसी अदर ऑर्गेनिज्म के लिए सर्वाइव कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसमें आपको आर्ची बैक्टीरिया के सिम्टम्स पढ़ने हैं, उनका बहुत थोड़ा सा क्लासिफिकेशन पढ़ना है और सेल स्ट्रक्चर पढ़ना है। तो 3 ग्रुप हो जाते हैं, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और आर्ची बैक्टीरिया। उसके बाद आपको पढ़ना है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को और क्या कहा जाता है, PPLO। मैसेज बॉक्स में आप PPLO का पूरा नाम लिखेंगे। इनको जोकर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी या जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है, क्योंकि इनमें सेल वॉल नहीं पाया जाता और सेल वॉल के एब्सेंस के वजह से इनके जो बॉडी का शेप है वो कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, शेप इनके बॉडी का चेंज होता रहता है, इसीलिए इनको जोकर्स कहा जाता है। तो फिलहाल इनकी सेल स्ट्रक्चर को आपको अच्छे से स्टडी करना है, रिप्रोडक्शन को स्टडी करना है, इसके अलावा ये कौन कौन सी डिसीज कॉज करते हैं इसकी स्टडी करनी है। इससे आगे बढ़ते हैं प्रोटिस्टा पे, लेकिन इसके पहले एक टॉपिक को हम और डिस्कस यहीं पे कर लेते हैं, बल्कि 2 टॉपिक को, वायरस और एक टॉपिक हमारा रहेगा लाइकेन। ये 2 थोड़े से एक्सक्लूसिव टॉपिक हैं जिनको इस क्लासिफिकेशन में कहीं भी स्थान नहीं दिया जा सकता। वायरस को कहा जाता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, यानी कि लाइफ के ओरिजिन में ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट फॉर्म है जो बनी थी वायरस। इसमें कुछ करेक्टर्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो लिविंग बीइंग्स की हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो नॉन लिविंग बीइंग्स की हैं। तो सबसे पहले आपको थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़नी होगी वायरस की, उसके बाद कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो ये
प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि ये एक लिविंग एंटिटी है, और कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जो ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि ये एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, उनको आपको अच्छे से स्टडी करना है। उसके बाद इसकी पैथोजेनिसिटी को हमें पढ़ना है, कौन कौन से डिसीज़ कॉज करते हैं ह्यूमन में या प्लांट्स में या अदर एनिमल्स में, उनकी हमें स्टडी करनी है। और रिसेंट में जो कोरोना वायरस है उससे रिलेटेड जो हमारे केसेस हैं उनकी स्टडी करनी है, और HIV वायरस की स्टडी आपको इसमें करनी होगी। ठीक, इसके बाद लाइकेन जो है ना, ये कोई प्लांट का या एनिमल का ग्रुप नहीं है, बल्कि ये हम लोग थोड़ा सा जब प्लांट्स की ब्रांचेस पढ़ रहे थे तो उसमें डिस्क्राइब भी किया था। ये एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है जो बिल्डअप होता है एक एल्गी और एक फंजाई के बीच में। इसके जो एल्गल पार्टनर है उसको आप क्या कहते हैं, फाइकोबायोन्ट, और जो फंगल पार्टनर है उसको क्या कहा जाता है, माइकोबायोन्ट। तो ये उधर डिस्कस हम लोग काफ़ी कर चुके थे कि इसमें जो फंजाई होता है वो इसके लिए प्लेस देता है, इसको वाटर मिनरल्स की सप्लाई करता है, बदले में एल्गी फूड सिंथेसाइज करता है अपने लिए भी और फंजाई के लिए भी। तो एक प्रकार का सिम्बायोटिक या म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है ना, वो यहाँ पे दोनों के बीच में इस्टेब्लिश हो जाता है, जिसको हम लाइकेन कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को लाइकेन के कैरेक्टर्स पढ़ने हैं, उस कैरेक्टर्स के बाद लाइकेन का 2-3 बेसिस पर क्लासिफिकेशन है उसको स्टडी करना है, और लाइकेन की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हमारे लिए क्या क्या है उनको स्टडी करना है। तो ये तो 2 हो जाते हैं, और अब हम आ जाते हैं वापस से फिर अपने 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन पे। तो अभी हमने इसमें डिस्कस किया था मोनेरा को, मोनेरा से अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा आ जाता है कौन सा, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा को एक लाइन में डिफाइन किया जाए तो क्या कहेंगे, जैसे यहाँ कहा था यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, ये भी यूनिसेलुलर हैं, दैट इज यूनिसेलुलर, लेकिन कैसे हैं, यूकैरियोट्स। ये फर्स्ट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो प्रोटिस्टा में आपको 3 पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करना होगा। एक तो कौन, फंगस लाइक प्रोटिस्ट, क्योंकि प्रोटिस्ट से ही ओरिजिन हुई है आगे फंजाई की। दूसरे प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, क्योंकि प्लांट्स भी प्रोटिस्ट से ही बने हैं। और तीसरे एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। तो फंगस लाइक प्रोटिस्ट जो होंगे ना, इनमें आपको क्या स्टडी करना होगा, इसमें आपको स्टडी करना है स्लाइम मोल्ड्स। यूनिसेलुलर फंगस फॉर्म होते हैं जिनको स्लाइम मोल्ड कहा जाता है, जिनमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है, इनको स्टडी करना है। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट में आपको किसको स्टडी करना है, आपको डेस्मिड्स को स्टडी करना है, और डायटम्स को स्टडी करना है, डाइनोफ्लैजिलेट्स को स्टडी करना है। बहुत डिटेल नहीं, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेना है इन सब का। और एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में आपको स्टडी करना है प्रोटोजोआ का, जो फर्स्ट एनिमल जिनको माना जाता है उनको स्टडी करना है। तो यहाँ से आपको ये भी पता चलेगा कि प्रोटिस्ट वो फॉर्म है जिससे आगे एवोल्यूशन की 3 ब्रांचेस जाती हैं। वो ब्रांच जिससे आगे जाकर फंजाई बने, दूसरी ब्रांच से प्लांट बने और तीसरी ब्रांच से एनिमल्स बने हैं। तो ये सब आपको स्टडी करना है प्रोटिस्ट के अंदर। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अब जो तीसरा किंगडम आता है वो किंगडम कौन सा है, किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई को अगर एक लाइन में डिफाइन करना चाहें तो ये क्या है, ये मल्टी सेलुलर और कैसे हैं, यूकैरियोटिक, यानी इनसे पहले अभी तक कोई मल्टी सेलुलर नहीं था, ये पहला मल्टी सेलुलर फॉर्म बना है। सेल वॉल प्रेजेंट होती है इनमें, लेकिन सेल वॉल किस सब्सटेंस की बनी होगी, काइटिन की। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी मिलेंगे जहाँ पे काइटिन की बनी नहीं होगी, जब हम पर्टिकुलर फंजाई को स्टडी करेंगे तब। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये कि इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफिक टाइप का पाया जाता है। फंजाई में अब आपको स्टडी क्या करना होगा, ये तो 4 मेन कैरेक्टर्स हो गए फंजाई के, मल्टी सेलुलर, यूकैरियोटिक, सेल वॉल काइटिन की बनी होगी और हेट्रोट्रॉफिक नेचर के होते हैं। फंजाई के जनरल फीचर्स को हमें स्टडी करना है। इसके बाद फंजाई में न्यूट्रिशन की स्टडी करनी है। फंजाई में थैलस ऑर्गेनाइजेशन की क्या रेंज होती है, कितने टाइप के थैलस पाए जाते हैं, एसेप्टेट, सेप्टेट, सिनोसेटिक जो भी पाए जाते हैं उन सबको स्टडी करना है। इसके अलावा फंजाई में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कौन कौन से हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के कौन कौन से मोड हैं, सेक्सुअल के कौन कौन से मोड हैं, सेक्सुअल के कौन कौन से मोड हैं,
उनको स्टडी करना है, और ब्रीफ में हमें इसका क्लासिफिकेशन स्टडी करना है। एट लास्ट हम लोगों को पढ़ना होगा फंजाई का इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस, कौन से फंजाई हमारे लिए यूज़फुल हैं और कौन से फंजाई हमारे लिए हार्मफुल हैं। तो ये सब आपको स्टडी करना है किंगडम फंजाई में। देन उसके बाद अगला हमारा जो किंगडम आता है वो है किंगडम प्लांटी। प्लांटी के बारे में क्या कहेंगे, प्लांटी कैसे होते हैं? ऑल प्लांटी आर मल्टी सेलुलर एंड यूकैरियोटिक। इसके साथ साथ सभी प्लांट्स में क्या पाई जाती है? सेल वॉल, और वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। इसके अलावा सारे के सारे प्लांट्स ऑलमोस्ट कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉपिक, अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर लेते हैं। तो प्लांट्स में आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना होगा। क्या क्या पढ़ना है? प्लांट्स का क्लासिफिकेशन, और आपको अलग से ही पूरा प्लांट किंगडम पढ़ना है। तो प्लांट किंगडम के लिए आपको सबसे पहले एक साइंटिस्ट का नाम यहाँ बता देते हैं, ब्रोंगनिआर्ट। ये एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बेसिस पर 2 ग्रुप में क्लासिफाइड किया था प्लांट्स को। एक ग्रुप तो था क्रिप्टोगेम्स और दूसरा ग्रुप है फेनेरोगेम्स। तो क्रिप्टोगेम्स में उन प्लांट्स को रखा गया है जिनमें हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, बाहर से दिखाई देने वाले रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं, और जिनमें बाहर से दिखाई देने वाले रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनको किस में रखा गया है? फेनेरोगेम्स में। क्रिप्टोगेम्स को फर्दर डिवाइड करते हैं हम 3 डिविजन्स में, दैट इज थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। और जो हमारा दूसरा ग्रुप है, या हम कह सकते हैं सब किंगडम फेनेरोगेम्स, इसमें 2 आते हैं हमारे। कौन कौन से 2 आते हैं? जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो यहां पर आप लोगों को फिर एक एक को स्टडी करना है। थैलोफाइट में हमें किसको स्टडी करना है? एल्गी को। ये प्लांट्स में लाइफ का इनिशियल फॉर्म है, और यहाँ पे आपको एल्गी के जनरल फीचर्स में बताते हैं कि क्या क्या पढ़ना होगा। पहली बात, एल्गी प्लांट का वो ग्रुप है जिसमें रूट नहीं पाए जाते हैं, जिसमें स्टेम नहीं पाए जाते हैं, जिसमें लीफ नहीं पाई जाती है, इसमें वास्कुलर सिस्टम यानी जाइलम और फ्लोएम भी नहीं पाया जाता है, और इसमें एम्ब्रियो भी नहीं पाया जाता है। ये सारे के सारे स्ट्रक्चर इसमें एब्सेंट होंगे। आपको यहाँ पे एल्गी के जनरल फीचर पढ़ने हैं, उसकी क्लासिफिकेशन पढ़नी है, उसका थैलस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है, मॉर्फोलॉजी की स्टडी करनी है, क्लासिफिकेशन की स्टडी करनी है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की स्टडी करनी है, और इकोनॉमिक वैल्यू की स्टडी करनी है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम ब्रायोफाइटा को। तो ब्रायोफाइटा वो ग्रुप है जिसको जनरली हम कहते हैं मॉसिस, और इसमें भी देखेंगे हम रूट्स एब्सेंट, स्टेम, लीफ तीनों पार्ट्स नहीं पाए जाते हैं। जाइलम और फ्लोएम भी एब्सेंट रहेगा, लेकिन मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर इनमें क्या बन जाता है? एम्ब्रियो, यानी ये फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट है। इसके बाद सभी ग्रुप में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। रूट की जगह पर आप चाहें तो यहाँ ये नोट कर सकते हैं कि स्ट्रक्चर इनमें बनता है जिसको राइजोइड कहा जाता है। उसका फंक्शन क्या है वो हम पढ़ेंगे जब ब्रायोफाइट को स्टडी करेंगे। स्टडी करने के जो स्टैंडर्ड हैं वही हैं, जनरल फीचर्स स्टडी करना है, क्लासिफिकेशन स्टडी करना है, रिप्रोडक्शन को स्टडी आपको करना है इसमें, और थोड़ा सा इनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस स्टडी करना होगा। ठीक, इसके बाद तीसरा ग्रुप आता है टेरिडोफाइट, जिनको कहते हैं फर्न। इनको जनरली फर्न्स कहा जाता है, और ये प्लांट का पहला ऐसा ग्रुप है जिसमें रूट, स्टेम, लीव्स, जाइलम, फ्लोएम और एम्ब्रियो तो बना ही था। पहला ग्रुप है जिसमें जाइलम, फ्लोएम बने हैं, जिनको हम वास्कुलर टिश्यू कहते हैं, इसीलिए टेरिडोफाइटा को फर्स्ट ट्रैकियोफाइटा कहा जाता है। एक बात यहाँ पे और बता देते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है उसके लिए क्रिप्टोगेम्स में नीड होती है वाटर की, इसलिए इनको कहा जाता है ज़ूइडोगैमस। अब आप देख लीजिएगा, आसानी से ये टर्मिनोलॉजी किसी बुक में मिलने वाली नहीं है। और जो फेनेरोगेम्स हैं इनमें पॉलिनेशन होता है वाया पोलन ट्यूब, माफ कीजिएगा पॉलिनेशन नहीं, फर्टिलाइजेशन वाया पोलन ट्यूब, इसलिए इनको कहा जाता है साइफोनोगेमस। ठीक है ना। तो फंस के बाद
फंस में भी आपको वही सब स्टडी करनी है जो मोसिस और एल्गी में करनी है, इनकी मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, जनरल फीचर्स, क्लासिफिकेशन, रिप्रोडक्शन और इकोनॉमिक वैल्यू। आगे बढ़ते हैं। फेनेरोगिम्स सीड प्लांट्स का ग्रुप जिनमें सीड का फॉर्मेशन होता है, तो इसमें दो ग्रुप है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में सीड बनते हैं लेकिन फ्रूट नहीं होता, यानी नेकेड सीड होते हैं, तो इनको कहा जाता है नग्न बीजी, अनावृत बीजी। तो यहाँ पर भी आपको वही सारे स्टैंडर्ड में स्टडी करनी है जिम्नोस्पर्म की जैसी इनमें करनी थी। और उसके बाद सबसे ज़्यादा डेवलप ग्रुप जो होता है वो एंजियोस्पर्म है। एंजियोस्पर्म के भी आगे दो ग्रुप होते हैं, वो दो ग्रुप कौन कौन से हैं थोड़ा इधर लिखते हैं कि आपको दिख जाए। एक ग्रुप होता है डाइकॉट और दूसरा ग्रुप होता है मोनोकॉट ऑन द बेसिस ऑफ कॉटिलेडन्स एंड अदर फीचर्स। तो इसमें भी आपको वही सब स्टडी करना होगा जो सारी बातें यहाँ हम लोग करके आए हैं, ठीक है ना। इसके साथ साथ एक टॉपिक आपको इसमें और ऐड करके पढ़ना होगा और वो टॉपिक होगा स्टीलर सिस्टम। स्टीलर सिस्टम में आप लोगों को पढ़ना होगा अरेंजमेंट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। डिफरेंट टाइप की स्टील्स पाए जाते हैं, उन सबको आपको स्टडी करना होगा टेरिडोफाइट वाले चैप्टर के अंदर। तो ये हो जाता है हमारा एक ओवरव्यू किसका, प्लांट किंगडम का। अब हम चलते हैं अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो लास्ट और सबसे बड़ा ग्रुप है, सबसे डाइवर्सिफाइड ग्रुप है आज के समय का और सबसे ज़्यादा इवॉल्व ग्रुप है, वो ग्रुप हमारा कौन सा है, एनिमेलिया। एनिमेलिया को कई बेसिस पर क्लासिफाइड किया जाता है, आप एक ही बेसिस पर यहाँ पे समझ लें। पहली बात तो जनरल फीचर्स बता दें, मल्टी सेलुलर होंगे सभी, यूकैरियोटिक सभी होंगे, सेल वॉल एनिमेलिया में नहीं होती है, लेकिन सभी के सभी हेट्रोट्रॉफिक नेचर के होते हैं, यानी अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं। क्लासिफाइड आपको करना है एक बड़े बेसिस पर, तो आप दो ग्रुप में क्लासिफाइड कर दीजिए ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकॉर्ड। तो एक आपका ग्रुप बनेगा नॉन कॉर्डेटा और दूसरा ग्रुप आपका बनेगा कॉर्डेटा। इस नॉन कॉर्डेटा के अंदर आपको बहुत सारे फाइलम डिस्कस करने हैं, एक बार लिख लेते हैं उन सारे फाइलम को। फाइलम पॉरीफेरा, फाइलम निडेरिया ऑल्सो कॉल्ड सीलेंट्रेटा, फाइलम टीनोफोरा, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस, फाइलम निमेट हेल्मिन्थीस, इसको एस्क हेल्मिन्थीस भी कहा जाता है, लेकिन अब एस्क हेल्मिन्थीस जो है ना वो एक सुपर फाइलम हो गया है, तो उसके अंदर आता है निमेट हेल्मिन्थीस जो एक फाइलम है, या तो फिर निमेटोडा कहा जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला फाइलम आता है हमारा फाइलम एनेलिडा, देन फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम मोलस्का, फाइलम इकाइनोडर्मेटा और लास्ट फाइलम इसका आता है दैट इज हेमिकॉर्डेटा। ये सारे फाइलम आपको स्टडी करने हैं, हर एक के लिए स्टैंडर्ड वही है। जनरल फीचर्स क्या है, क्लासिफिकेशन बहुत शॉर्ट में पढ़ना है, उनके एग्जाम्पल्स आपको पढ़ने होंगे, तो एक एक फाइलम को स्टडी आपको करना होगा। यहाँ पर स्टैंडर्ड भी बहुत सारे रहेंगे, यानी एनिमेलिया ग्रुप को पढ़ने से पहले आपको वो सारे स्टैंडर्ड स्टडी करने होंगे। जैसे कुछ स्टैंडर्ड बताए जाएँ, सिमेट्री कैसी है, जर्म लेयर्स कितनी पाई जा रही हैं, सीलोम का कंडीशन क्या है, यहाँ पर हैबिटेट कैसा है उनका, सेगमेंटेशन कैसा पाया जाता है, डाइजेशन की प्रोसेस कैसे होती है, रेस्पिरेशन कैसे होता है, सर्कुलेशन कैसे होता है, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, डेवलपमेंट डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है तो लार्वा होगा, लार्वा है तो उसका नाम क्या है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है या एक्सटर्नल है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कौन कौन से पाए जाते हैं, इसके साथ साथ एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं। तो ये सारे स्टैंडर्ड लेकर चलेंगे हम जितने भी ग्रुप पढ़ रहे हैं, पोरीफेरा, निडेरिया, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीस, निमेटहेल्मिन्थीस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा। यानी आज के जो हमारे पूरे डिस्कशन का जो मेन मोटो है वो ये है कि ये सारे टॉपिक्स आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं और कहाँ पढ़ रहे हैं, तो ये सब आपकी फिंगर टिप्स पे होने ज़रूरी हैं। चलिए आगे बात करते हैं, जो दूसरा ग्रुप आपको पढ़ना है वो क्या है, कॉर्डेटा। और कॉर्डेटा असल में एक फाइलम ही है, जैसे ये सारे फाइलम है वैसे ही कॉर्डेटा भी एक फाइलम है, एक बड़ा फाइलम है। और इस फाइलम को आगे फर्दर डिवाइड किया गया है, चाहे आप तो यही डिवीजन करके बताते हैं आपको। कॉर्डेटा को आपको 3 पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। जो बहुत प्रिमिटिव टाइप के कॉर्डेट हैं उनको कहा जाता है यूरोकॉर्डेटा।
तो आपको एक जनरल आइडिया लेना है यूरोकॉर्डेटा का। उसके बाद इनसे जो ज़्यादा थोड़े इवॉल्व हो गए हैं वो हैं आपके सेफेलोकॉर्डेटा, और मोस्ट इवॉल्व जो आपके हैं वो कौन से हैं, उस ग्रुप को थोड़ा सा यहाँ नीचे ले आते हैं कि आप पढ़ सकें। उस ग्रुप को कहा जाता है वर्टिब्रेटा, और वी कैन से क्रेनिएटा, मोस्ट इवॉल्व ग्रुप। तो यहाँ पर भी आपको सब यूरोकॉर्डेटा के जनरल फीचर्स, कुछ एग्जाम्पल्स, सेफेलोकॉर्डेटा में वही जनरल फीचर्स एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं। वर्टिब्रेटा के जनरल फीचर्स पढ़ने के बाद फिर इसको और आगे क्लासिफाइड किया गया है। तो आगे जब इसको क्लासिफाइड करते हैं तो दो पार्ट्स में इसको क्लासिफाइड किया जाता है। एक तो इसका पहला है इसका नेथोस्टोमेटा, और इधर दोबारा से इसको बताते हैं, थोड़ा स्पेस लगेगा उसके लिए, तो इनको यहाँ से हम हटा देते हैं और थोड़ा यहाँ से शुरू करते हैं कि आपको वर्टिब्रेटा ठीक से समझ में आ जाए। तो हम बात किसकी कर रहे हैं, वर्टिब्रेटा की, या जिसको और क्या कहते हैं हम, क्रेनिएटा। तो क्रेनिएटा को कैसे डिस्कस करना है हमको, जॉ के बेसिस पर कि जॉ है या नहीं है। अगर जॉ नहीं है तो उनको हम बोलते हैं एग्नेथा, और अगर जॉ है तो उनको बोला जाता है नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा के अंदर आपको दो ग्रुप पढ़ने होंगे, एक तो पढ़ना होगा साइक्लोस्टोमेटा जो कि लिविंग है, और दूसरा जो ग्रुप है वो एक्सटिंक्ट हो चुका है जिसको कहते हैं ऑस्ट्रेकोडर्माई। इन दोनों को पढ़ना है। और उसके बाद नेथोस्टोमेटा की दो सुपर क्लास हो जाती हैं, और वो सुपर क्लास कौन कौन सी हैं, एक तो है आपकी फिशिज, जिसमें आपको फिशिस को पढ़ना है, मछलियों को, और दूसरी जो सुपर क्लास है वो है टेट्रापोडा, जिनमें 4 लिम्स पाए जाते हैं। फिशिज में आपको फिशिज के 3 ग्रुप पढ़ने होंगे, दैट इज प्लेकोडर्माई, कॉन्ड्रिक्थीज एंड ऑस्टिक्थीज। प्लेकोडर्माई ये एक्सटिंक्ट फिशेस है, लिविंग फिशेस। कॉन्ड्रिक्थीज में आती हैं, ऑस्टिक्थीज में। कॉन्ड्रिक्थीज की एंडोस्केलेटन कार्टिलेज की बनी होगी और ऑस्टिक्थीज की बनी होगी बोन्स की। तो ये दोनों स्टडी करनी है हमें इसमें। इनके टाइप, जीनस, क्लासिफिकेशन, पढ़ने के क्राइटेरिया लगभग सभी के वही हैं। टेट्रापोडा के आपके 4 ग्रुप हैं, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज एंड मैमेलिया। ये 4 ग्रुप आपको इधर पढ़ने होंगे। सबके वही जनरल फीचर्स पढ़ने हैं, सबकी क्लासिफिकेशन पढ़नी है, एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं, और जो आप लोगों को शुरुआत में स्टैंडर्ड बता दिए जाएंगे क्लासिफिकेशन के, वो सारे स्टैंडर्ड को हम लोगों को फॉलो करना है। तो ये कुल मिलाकर आपकी जो पहली यूनिट है डाइवर्सिटी इन दी लिविंग वर्ल्ड, उसका आज आपको पूरा एक ओवरव्यू दिया गया है कि हमें इस यूनिट में असल में डिस्कस करना क्या है। अगली यूनिट के लिए आप लोग बहुत बेहतर तरीके से प्रिपेयर होकर बैठेंगे। बिल्कुल अपना जो माइंडसेट है उसे इसी सोच के साथ तैयार करके बैठेंगे कि आप कुछ सीखने आए हैं। अगर आप सीखने आए हैं तो ये यकीन मानकर चलिए कि आपको जितना आता है उससे बहुत ज़्यादा कुछ आपको यहाँ से मिलने वाला है। अगर आपका माइंडसेट किसी क्रिटिक नेचर का नहीं है, आपकी ग्रास्पिंग पावर अच्छी है, और आप अगर एक बेस्ट लर्नर की सोच के साथ, उस अप्रोच के साथ अगर बैठेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। बहुत क्वालिटी कंटेंट के साथ हम अपनी फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट चैप्टर के साथ आपसे अगली बार मिलने वाले हैं। तो ध्यान रखें, हमने कह दिया था पहले ही कि सब लोग अब आगे से सीट बेल्ट टाइट करके बैठ जाएं, और आपको हर लाइव क्लास में प्रॉपर रहना पड़ेगा। तो आपको बहुत बेनिफिट यहाँ से होने वाला है। और अब जब एक बार एक्सीलेटर पर पांव जमा दिया जाएगा तो जब तक हम सिलेबस को ऑलमोस्ट पूरा कवर नहीं कर लेंगे तब तक ये प्रोसेस रुकने वाला नहीं है। बस ये प्रोसेस दोनों तरफ से चलना चाहिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आपको यहाँ पर क्या बेहतर लगा और क्या आप और बेहतर चाहते हैं, अपना फीडबैक इनबॉक्स में ज़रूर दीजिए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।